नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमालिया। इस वक्त की बहुत ही बड़ी क्रिटिकल यहाँ पे खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। या दोस्तों, नेपाल के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो कि एक हम कहें कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के लिए थे, लार्ज नंबर ऑफ टूरिज्म के लिए थे और हम कहें कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए थे। और इसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट जो कि नेपाल की एक बहुत बड़ी मात्रा में धन की खपत के लिए भी थे। और दोस्तों, ये प्रोजेक्ट अब यहाँ पे कहीं न कहीं उल्टे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका क्या रीजन है और इसके साथ साथ अगर ऐसा हो जाता है कि इनसे कमाई बहुत कम हो या फिर ना हो, तो उससे कितना बड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट नेपाल के ऊपर पड़ने वाला है और कैसा इम्पैक्ट हम कह सकते हैं और इसके साथ साथ क्या हालात बन सकते हैं, इन सभी के बारे में हम जायजा लेंगे, पूरा विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल के अंदर कई ऐसे प्रोजेक्ट, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रोड बेल्ट के हिसाब से चलने वाली वो कई ऐसे प्रोजेक्ट और इसके साथ साथ सुरंग के माध्यम से चीन के को जोड़ने वाला ये रोड प्रोजेक्ट भी इसके अंदर शामिल है। और जो इतने सारे बड़े प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे धन के इन्वेस्टमेंट का देखा जाए तो बहुत बड़ा नंबर ले लेती हैं। और ये सारा का सारा धन है जिसमें से बहुत सी बड़ी मात्रा या फिर हम कहें कि एक हिसाब से लगभग सारा धन चीन से आया हुआ है। अब ये जो प्रोजेक्ट बनाए गए थे, जिसमें से मैं आपको बताऊं पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर दोनों ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि इसके ऊपर कहीं न कहीं टूरिज्म को बढ़ाया जाए। नेपाल की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका खोजने के लिए ये एयरपोर्ट बनाए गए थे। सुविधाएं बढ़ेंगी तो लोग विदेशों से ज्यादा आएंगे। लेकिन इस पर सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि नाइट फ्लाइट भी नहीं चली थी और इसके साथ साथ अभी यहाँ पे इतना ज्यादा उसका वर्चस्व भी नहीं दिखाई दे रहा कि इस पर जो इंटरनेशनल फ्लाइटें हैं वो ज्यादा मात्रा में नहीं उड़ने लगी, या फिर ऐसे कहें कि बहुत से देशों के साथ कोलैबोरेशन भी नहीं हो रहा अभी तक, जो कि सबसे बड़ा माइनस पॉइंट या फिर नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं इन दोनों एयरपोर्ट से लिए। और इसी की बदौलत इन एयरपोर्ट्स ने अभी तक कोई भी कमाई करके नेपाल को नहीं दी है। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने के बावजूद अगर कमाई करके नहीं देता है तो आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि कितना बड़ा घाटे का सौदा हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि करोड़ों का ये जो लोन है वो बाद में अरबों में जाने में टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो चाइना की पॉलिसी है उसके मुताबिक हम उदाहरण ले सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो और चाहे वो श्रीलंका हो और चाहे वो कोई अन्य यहाँ पे छोटा देश हो जिसने यहाँ पे चाइना से लोन लेकर कोई प्रोजेक्ट शुरू किया हो, और अगर वो प्रोजेक्ट किसी भी तरह से प्रॉफिटेबल नहीं रहा हो तो उसके बाद चाइना ने अपने अंडर में कर लिया, लीज पर ले लिया। अब आप सोचेंगे कि लीज पर लेना कौन सी बुरी बात है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे श्रीलंका के अंदर यहाँ पे ब्रिज बना था वो उन्होंने लगभग 98 या 90 साल के लिए लीज पर ले लिया है। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी जिंदगी चली जाएगी और आपके बच्चों की भी लगभग जिंदगी चली जाएगी, तो उसका आपको क्या फायदा हो सकता है, जिसकी बदौलत आप कितने ज्यादा पीछे जा सकते हैं, आपका देश कितना ज्यादा पीछे जा सकता है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो पोखरा के ऊपर ऐसी सिचुएशन मैं नहीं चाहूंगा कि बने, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा और इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। हमें वो चीजें इस पे ऊपर लानी पड़ेंगी जिससे कि प्रॉफिट बने और इसका जो यहाँ पे लिया हुआ कर्जा है वो हम चीन को दे सकें। उसके लिए क्या करना होगा, मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा संख्या में इंटरनेशनल फ्लाइट चलानी होगी, नाइट में, डे में, सभी तरह की फ्लाइटें चलानी होगी। लेकिन इसके लिए भी सूटेबल चीजें चाहिए, जो कि नेपाल के अंदर इतनी ज्यादा प्रकृति सूटेबल नहीं है। अगर बात करें एरोप्लेन्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि नेपाल में ज्यादातर यहाँ पे एरोप्लेन क्रैश हो जाते हैं, एरोप्लेन एक्सीडेंट हो जाते हैं। और जो कि पिछले ही दिनों हमने देखा था कि ये पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में ही एक एरोप्लेन क्रैश हुआ था जिसके अंदर लगभग 70 लोगों की जान चली गई थी, जिसका एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण आपके सामने है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसमें बहुत सारी मेहनत करनी होगी, बहुत से देशों से फ्लाइटों की जो कंपनियां हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करना होगा, उनके साथ मिलकर चलना होगा। और कहीं ना कहीं नेपाल के इस जो यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे कमाई के लिए अलग अलग तरह की दिमाग चाहिए होंगे, लगाने होंगे, और टूरिज्मों को जल्दी से या फिर हम कहें कि अट्रैक्ट करके बुलाना पड़ेगा। दोस्तों, अपने आप ना आए तो उन्हें जबरदस्ती बुलाया जाए, और जबरदस्ती का मेरा मतलब
मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन किया जाए इस चीज का। अगर ऐसा किया जाता है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आएंगे लोग, और जब आएंगे लोग तो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट का सौदा भी बन सकता है। दोस्तों आपकी क्या राय इसके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए दिन रखता है, नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।